किधर? ओह, यूट्यूब पहले से ही इतने सारे चैनलों का बोझ तो उठा ही रहे, तो मैंने उस पर इतूसा थोड़ूसा और बोल डाल दिया अपना एक चैनल बना के। दिस इज योर क्लास 11 बायोलॉजी बुक। आई थिंक आप सब इससे फेमिलियर होंगे। व्हेन यू ओपन इट यू विल गेट टू नो दैट इट हैज़ 5 यूनिट्स। और इस वीडियो में हम इसके सबसे पहले यूनिट के सबसे पहले चैप्टर से डील करने वाले हैं, विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। फर्दर देयर इज़ एन इंट्रोडक्शन अबाउट द लिविंग वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी। इसमें 3 चीज़ें हैं लर्न करने वाली, विच इज़ इन एनिमेट एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। इन एनिमेट मीन्स नॉन लिविंग, एनिमेट मीन्स लिविंग एंड एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मीन्स ह्यूमन सेंट्रिक व्यू। मतलब कि हम ह्यूमंस को सेंटर में रखते हैं, ह्यूमन को ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमंस। फर्दर देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो यूजुअली एग्जाम्स में आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ही वॉज द डार्विन ऑफ द 20th century. He was one of the 100 great scientists of all time. He was awarded with 3 prizes and widely regarded as 3 crowns of biology. जब आप फर्दर इस चैप्टर में आएंगे तो आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा द लिविंग वर्ल्ड पे। इस टॉपिक में यूजुअली आपको ये रिमेंबर करना है कि बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं अर्थ पे, एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, द ह्यूज वैरायटी. For example, the beauty of galloping horse, migrating bird, and at the end there are 2 questions. One is the philosophical one and another is the scientific one. In philosophical one, there is what is the purpose of life. We don't need to deal with the purpose of life. हमें मतलब है सिर्फ life होती क्या है, what is living. So we will go further with the what is living, like the scientific one. So in the next topic, there is a defining feature. So basically, defining feature एक ऐसा feature है जो सारे living organisms में होता है बिना किसी एक्सेप्शन के, और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है। इसमें आपको सबसे पहला फीचर पढ़ना है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सेल्स एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज्ड है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो यू कैन से दैट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द डिफाइनिंग फीचर. द नेक्स्ट फीचर इज़ मेटाबॉलिज्म. Metabolism is sum total of all the biochemical reactions going inside your body. तो मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. एज द नेम सजेस्ट, कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन करना, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेस्पायरेशन. सेकेंड वन इज एनाबॉलिज्म. इसका मतलब होता है टू बिल्डिंग अप और टू सिंथेसिस. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस. लास्ट में मेटाबॉलिज्म में एक और चीज़ दी हुई है कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस लिविंग बॉडी में तो होते हैं, पर हम सबस्ट्रेट्स देके, एंजाइम्स देके इसे हम टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म कर सकते हैं. बट रिमेंबर, टेस्ट ट्यूब में होने वाली रिएक्शन तो लिविंग है, बट वो मीडियम लिविंग नहीं है. सो हेंस द मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द थर्ड फीचर इज ग्रोथ. Growth had a twin characters. The first one is the increase in mass and the second one is the increase in number. Let's first talk about increase in cell number. Cell number का increasement plants में तो indefinite होता है, लेकिन animals में definite होता है. Like एक certain age तक animals की growth होती है, और plants की जो growth होती है वो unlimited होती है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जब सेल डिवाइड करती हैं तो उनका मास भी बढ़ता है और उनका रिप्रोडक्शन भी होता है.
but in multicellular organisms they both are mutually exclusive events. The second one is increase in body mass. बॉडी मास का मतलब होता है हमारे अंदर की जब सेल बढ़ती है तो हमारा एक पर्टिकुलर बॉडी मास होता है जो बढ़ता है. लाइक जितने हैवी या जितने बड़े हम बचपन में थे उतने ही हैवी या उतने बड़े हम अभी नहीं हैं. बट वेट, मास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का भी बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल सैंड ड्यून्स, उसमें बाहर से और सैंड कलेक्ट होती जाती हैं और उनका भी मास बढ़ता है. तो इट मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ये प्रॉपर्टी शो करती हैं. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. द ग्रोथ शोन इन लिविंग थिंग्स is intrinsic growth and the growth shown in non-living things is extrinsic growth. Intrinsic growth is the defining property of the living organism, but overall growth is not the defining property of living organism. The fourth one is reproduction. Reproduction के दो types होते हैं, sexual और asexual. Sexual biparental होता है और उसमें gametes की formation होता है, और जो एसेक्सुअल होता है वो यूनिपेरेंटल होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग को 4 रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं. द फर्स्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है. फॉर एग्जांपल अल्गी एंड फंजाई. अल्गी में जो स्पोर्स होते हैं उसको हम जूओस्पोर्स कहते हैं, और फंजाई में जो स्पोर्स होते हैं उनको हम कॉनिडिया कहते हैं. द सेकेंड वन इज फिजन. फिजन यूजुअली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, लाइक अमीबा, प्रोटिस्ट एंड लिशमानिया. फिजन के दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. जब एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं तो वो बाइनरी फिजन होता है, और जब एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं तो वो मल्टीपल फिजन होता है. द थर्ड वन इज़ फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जब फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होकर रिप्रोड्यूस करता है. ये फिलामेंटियस ऑर्गेनिजम्स में होता है. फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा, मॉसेस. मॉसेस में जो फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है उसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं. फोर्थ वन इज रीजेनरेशन. रीजेनरेशन यूजुअली फ्लैट फॉर्म्स में होता है, लाइक प्लेनेरिया. इसमें अगर कोई बॉडी पार्ट बाई चांस कट हो जाता है तो वो वापस से रीजेनरेट हो जाता है. फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया. प्लेनेरिया एक फ्लैट फॉर्म है और ये एक पहला वॉर्म है जिसमें आई स्पॉट्स थे. रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है. फॉर एग्जांपल वर्कर बीज, इनफर्टाइल कपल्स, हिनी, म्यूल. सो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द फिफ्थ कैरेक्टर इज़ द कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ये एबिलिटी होती है. सिंपल टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, सारे ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं. फोटो पीरियड ऑल्सो अफेक्ट द रिप्रोडक्शन ऑफ सम सीजनल ब्रीडर्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो हेंस कॉन्शियसनेस इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कॉन्शियसनेस में एक और चीज़ आती है विच इज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस. सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि हमें अपने बारे में पता है कि नहीं, कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ क्या बोलना है, ये सब हम ह्यूमंस को ही बस पता होता है. सो सेल्फ कॉन्शियसनेस ओनली फाउंड्स इन ह्यूमन. ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये बस एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो सिर्फ ह्यूमंस में ही होती है. इसमें एक और चीज़ है कि इन 5 कैरेक्टर्स में से सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कौन सा है. तो इन 5 कैरेक्टर्स में से सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर कॉन्शियसनेस है. कॉन्शियसनेस में हमारे बॉडी की बहुत सारा सिस्टम इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख देते हैं, सबसे पहले सिग्नल्स हमारे ब्रेन को जाते हैं, फिर ब्रेन से हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जाते हैं, फिर वहाँ से रिफ्लेक्स सेक्शन होता है, फिर नर्व्स को मिलते हैं, एंड देन वी रिएक्ट ऑन दैट. नाउ द अनदर टॉपिक इज़ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, different variety of animals and plants are present on earth. Almost 13 to 14 million species are present on earth, जिसमें से 13% ही डिस्कवर हुए हैं. लाइक 1.7
to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 1.25 मिलियन स्पीशीज़ एनिमल के हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स के। एनिमल में सबसे बड़ा ग्रुप इंसेक्ट्स का है और प्लांट्स में सबसे बड़ा ग्रुप एंजियोस्पर्म्स का है, फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्दर आपको इस चैप्टर के दो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी टर्म्स जो है वो APD कैंडली ने दिया था और टैक्सोनॉमी के फादर कार्लस लीनियस है। ये ग्रीक वर्ड है, टैक्सस प्लस नॉमस। टैक्सस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब होता है नॉर्म्स, मीन्स लॉज। टैक्सोनॉमी में कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आता है। कैरेक्टराइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को पता करना, आइडेंटिफिकेशन मतलब उसे आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर मतलब उसको नेम देना और क्लासिफिकेशन मतलब उसको किसी ग्रुप में डालना, उसकी ग्रुपिंग करना। सो ये चार चीज़ें हैं जो टैक्सोनॉमी में आती हैं। पहले टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक साइनोनिमसली यूज़ किए जाते थे, बट ऐसा नहीं है। सिस्टमैटिक टर्म और इसके डिफिनेशन दोनों ही कार्लस लीनियस ने दिया है। ये एक लैटिन वर्ड है जो सिस्टेमा से आया है, जिसका मतलब होता है ऑर्डर। इसमें कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के साथ साथ फाइलोजेनी भी होती है। सो ये टैक्सोनॉमी से ब्रॉडर टर्म है। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशन, कौन से एनिमल्स में क्या इवोल्यूशन हुआ है जो आज वो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब। इसमें एक टर्म आता है ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी मॉडर्न टैक्सोनॉमी का पार्ट है। बेसिकली टैक्सोनॉमी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लासिकल एंड मॉडर्न। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसमें आता है ऑन्टोजेनी टर्म। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री। कोई भी ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट्स कैसे आए हैं उसकी पूरी हिस्ट्री जानना ऑन्टोजेनी टर्म में आता है। फर्दर हमें एक और टॉपिक मिलता है विच इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसे प्रपोज्ड कैस्पर बोहीन ने किया था और इसके एस्टैब्लिशमेंट कार्लस लीनियस ने की थी। सम प्रिंसिपल्स ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर कार्लस लीनियस ने अपनी एक बुक में दिया था विच इज़ फिलोसफिका बोटानिका। जितने भी रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के वो सब कार्लस लीनियस ने बनाए हैं। नोमेनक्लेचर was first used by Linnaeus in Species Plantarum for animals. There are 5 codes for binomial nomenclature. ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. ICVN, International Code for Viral Nomenclature. ICNCP, International Code for Nomenclature of Cultivated Plants. ICNB, International Code for Nomenclature for Bacteria. ये कुछ 6 कोड्स हैं जो नोमेनक्लेचर के हैं। इसके बाद से नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखना कैसे हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं। हर साइंटिफिक नेम, हर ऑर्गेनिज्म और हर प्लांट्स के साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज रूल्स। एज द नेम इज़ बाइनोमियल, सो हर साइंटिफिक नेम के 2 वर्ड्स में लिखे जाते हैं। हर साइंटिफिक नेम 2 वर्ड्स में लिखे जाते हैं। इसमें से जो पहला वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। जो फर्स्ट वर्ड होता है जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पेसिफिक एपिथेट के सारे लेटर स्मॉल होते हैं। मतलब फर्स्ट लेटर सिर्फ जीनस का कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। दोनों वर्ड्स को जब हम हैंड रिटन करते हैं तो वो अंडरलाइन रहते हैं और जब उनको प्रिंट करना होता है तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं। इनका ओरिजिन लैटिन है। इसे लैटिन में इसलिए लिखा गया था क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, उसमें ना ही कोई चेंजेस होंगे और बार बार नेम चेंज करने की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजेफेरा इंडिका।
इसमें से मैंजिफेरा उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका उसके स्पेसिफिक एपिथेट को। इसमें फर्दर जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था उसका नेम भी लगा सकते हैं, जैसे मैंगो को डिस्कवर किया था कार्लस लिनियस ने, तो अब मैंजिफेरा इंडिका लिन भी एक साइंटिफिक नेम है मैंगो का। इसमें हम लास्ट में साइंटिस्ट के नेम को भी लगा सकते हैं, बट वो अंडरलाइन नहीं होंगे। इसमें एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रूल है कि इन द केस ऑफ 2 और मोर नेम्स आर गिवन, द ओल्डेस्ट वंस मीन्स जो नेम सबसे पहले दिया गया था बस वही वैलिड होगा, उसके बाद के दिए गए कोई भी नेम इनवैलिड होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं टू रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी। सिंस कैटेगरी इज़ द पार्ट ऑफ द ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज होते हैं। हर एक यूनिट क्लासिफिकेशन का एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है और वो कॉमनली टैक्सॉन कहलाता है। इट्स कॉल्ड एज टैक्सॉन। कार्लस लिनियस ने हायरार्किकल सिस्टम को प्रपोज किया था। इसमें 7 कैटेगरीज आती हैं: किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ज़्यादा वैरायटी और वेरिएशंस किंगडम में होते हैं और सबसे कम वेरिएशंस और सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ ऑर्गेनिजम्स में स्पीशीज़ में होती हैं। तो एज वी गो डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज़, जो सिमिलरिटीज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं। सबसे बड़े ग्रुप्स जो होते हैं वो किंगडम में आते हैं और सबसे सिमिलर और छोटे ग्रुप स्पीशीज़ में आते हैं। एक निमोनिक्स है इस पूरे कैटेगरीज को याद करने के लिए, दैट इज़ किंग फिलिपी केम ओवर फॉर गूसबेरी सूप। किंग फॉर किंगडम, फिलिप फॉर फाइलम, केम फॉर क्लास, ओवर फॉर ऑर्डर, फॉर फैमिली, गूसबेरी जीनस, सूप स्पीशीज़। इन सब कैटेगरीज़ के बीच में कुछ सब कैटेगरीज़ भी आती हैं, लाइक जैसे सब फैमिली, सब जीनस। सब फैमिली एंड जीनस के बीच में जो कैटेगरी आती है उसको हम लोग ट्राइब बोलते हैं, TRIBE। इसमें जो सफिक्स लगता है वो होता है आइन। सिमिलरली जो डिवीज़न होता है, फाइलम एनिमल्स में होता है, डिवीज़न प्लांट्स में होता है, वो दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं। सेम नेम है, बस एक प्लांट्स के लिए और एक एनिमल के लिए। डिवीज़न में सफिक्स लगता है फाइटा, क्लास में लगता है ऑप्सिडा, फाइशिए, ऑर्डर में लगता है एल्स, फैमिली में लगता है एशिए, प्लांट्स में ACEAE और IDAE इन एनिमल्स। और जो ट्राइब कैटेगरी होती है उसकी तो INE होती है, आइन, जो सफिक्स उसमें लगता है। स्पीशीज़ के नीचे भी एक कैटेगरी आती है जिसे हम वैरायटी या सब स्पीशीज़ कहते हैं, और किंगडम के ऊपर भी एक कैटेगरी आती है जिसे हम डोमेन कहते हैं। स्पीशीज़ में बहुत सारे स्पीशीज़ को देखा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई, ये तीनों स्पीशीज़ में सिमिलरिटी मिली और इन तीनों को एक ग्रुप में अरेंज कर दिया गया जिसे हम सोलेनम कहते हैं। ये एक जीनस बन गया। वैसे ही सोलेनम, पिट्यूनिया और धतुरा, इन तीनों जीनस को एक फैमिली में रखा गया विच इज़ नोन एज सोलेनेशिए। वैसे ही सोलेनेशिए और कॉन्वुलेशिए, ये दोनों अलग अलग फैमिलीज़ में भी सिमिलरिटीज़ मिली, जिन्हें फिर पॉलिनोमियल्स ऑर्डर में रखा गया। जैसे ही हम ऊपर की तरफ किंगडम की तरफ जा रहे हैं वैसे ही सिमिलरिटीज़ कम होती जा रही है। स्पीशीज़ में मैक्सिमम सिमिलरिटीज़ थी और जैसे ही हम किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ही सिमिलरिटीज़ कम होती जा रही हैं। अब पॉलिनोमियल्स और सेपेंडेल्स, इन दोनों ऑर्डर को साथ में रखा गया डाइकोटिलीडने। डाइकोटिलीडने और मोनोकोटिलीडने, ये दोनों डिफरेंट क्लासेस हैं, पर इन दोनों में सिमिलरिटी मिली
और इन दोनों को साथ में रखा गया एंजियोस्पर्मी, जो कि एक डिवीज़न है। फिर एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी, इन दोनों डिविजन्स को साथ में रखा गया इन द किंगडम नोन एज प्लांटेन। ऐसे ही दो किंगडम होते हैं, प्लांटेन एंड एमिलियम, जो कि दो बहुत ब्रॉड कैटेगरीज हैं प्लांट्स की और एनिमल की। प्लांटे किंगडम में डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं और ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, बट इसमें सिमिलरिटी लीस्ट है, लेकिन स्पीशीज़ में द मोस्ट सिमिलरिटी होती है। सो लीस्ट जनरल कैटेगरी स्पीशीज़ होती है। सेम स्पीशीज़ के मेंबर आपस में ब्रीड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे डोंकी और हॉर्स, ये दोनों डिफरेंट ब्रीड हैं, बट ये भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और इनके जो बेबीज़ होते हैं, इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उन्हें हम हिनी या म्यूल कहते हैं। जब फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स में ब्रीडिंग होती है तो वो हिनी होती है, और मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स में जब ब्रीडिंग होती है तो वो म्यूल होता है, बट ये दोनों ही इनफर्टाइल होते हैं नेचुरली। वैसे ही मेल टाइगर और फीमेल लॉयन जब इंटरब्रीड करते हैं तो वो टाइगॉन बनता है, और मेल लायन और फीमेल टाइगर जब इंटरब्रीड करते हैं तो लाइगर बनता है। ये दोनों फर्टाइल होते हैं, बट ये दोनों नेचुरल इंटरब्रीडिंग नहीं करते हैं। ये डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं, बट स्टिल ये इंटरब्रीड करते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं इंटरब्रीडिंग की। सो द लास्ट टॉपिक इज़ टैक्सोनॉमिक एड्स। हमें बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ने हैं, फॉर एग्जांपल बॉटनिकल गार्डन्स, मैनुअल, फ्लोरा, कीज, ज़ूलॉजिकल पार्क्स, म्यूज़ियम, मोनोग्राफ और हर्बेरियम। सो वन बाय वन मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। हर्बेरियम में जो प्लांट स्पेसिमेंट्स होते हैं, इनको ड्राई करके हर्बेरियम शीट्स पे रखा जाता है। इसमें हम उन प्लांट्स को सेव करते हैं या फिर उनके स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करते हैं जो प्रॉबेबली फ्यूचर में डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, या ऑलमोस्ट हम इसमें सारे ही प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करते हैं। इसमें हर्बेरियम शीट्स में हम इनके स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इनके इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, जिसने भी इस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया होता है। देयर आर सम स्टेप्स इन हर्बेरियम प्रिपरेशन। फर्स्ट इज़ कलेक्शन। फर्स्ट हम स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं। सेकेंड इज़ ड्राइंग। उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं एकदम अच्छे से, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर रहेगा स्पेसिमेन में तो वो फर्दर वो सड़ सकते हैं और उसमें माइक्रोब्स आ सकते हैं। थर्ड इज़ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग हम इसलिए करते हैं, पॉइजनिंग में मेनली हम 0.1% ऑफ HgCl2 यूज़ करते हैं, जिससे फर्दर उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं आए और उसे ख़राब ना करें। फोर्थ इज़ माउंटिंग। फिफ्थ इज़ स्टिचिंग। सिक्स्थ लेबलिंग। हम उस पर लेबल्स डालते हैं, लाइक जो भी नेम फ्लावर का होता है और जो भी इम्पॉर्टेंट नेम चाहिए होते हैं, जैसे प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट, उसके इंग्लिश, लोकल और बोटानिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम्स, एंड द लास्ट स्टेप इज़ डिपोजिशन। स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए हम सिजर, नाइफ या डिगर जैसे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर कलेक्शन हम इसे एक मेटालिक वैस्कुलम में रख देते हैं टू अवॉइड मॉइस्चर। The size of the herbarium sheet may be 40 into 29 centimeter. शीट्स को हम एक मेटालिक कपबोर्ड में स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाई बेटनम एंड हुकर. The next is botanical gardens. These are large sized area where plants of different types and from different areas are grown together for scientific or educational purpose. कुछ इम्पॉर्टेंस है बोटानिकल गार्डन्स के. फॉर एग्जांपल इंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज़ के प्लांट्स को यहाँ पे ग्रो करवाया जाता है, जिससे फ्यूचर में वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ना हो. It provide living plant material for study work. Plant species of these gardens are grown for identification purpose and they are labeled indicating its
बोटानिकल और साइंटिफिक नेम और इट्स फैमिली। बहुत फेमस बोटानिकल गार्डन्स हैं। मेन बोटानिकल गार्डन मॉस्को, इट इज़ द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन। रॉयल बोटानिकल गार्डन्स ह्यू, लंदन, इंग्लैंड। इंडियन बोटानिकल गार्डन होवर, कोलकाता। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिकंदर बाग, लखनऊ। नेक्स्ट इज़ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में हम बहुत सारे प्लांट्स या एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करते हैं। बोटानिकल गार्डन और हर्बेरियम में हम सिर्फ प्लांट्स कलेक्ट करते हैं, एंड म्यूज़ियम्स में हम प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के स्पेसिमेंट्स कलेक्ट करते हैं। ये जो स्पेसिमेंट्स होते हैं इन्हें हम प्रिजर्व करते हैं, और प्रिजर्व करते हैं एज अ ड्राई स्पेसिमेंट्स, या ये किसी जार में हो सकते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको एक बॉक्स में रखा जाता है। आफ्टर किलिंग एंड पिनिंग देम उनको एक प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन में रखा जाता है जिससे वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व्ड रहें। कुछ फेमस म्यूज़ियम्स हैं। नेशनल म्यूज़ियम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यू दिल्ली। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, मुंबई। इसके बाद से ज़ूलॉजिकल पार्क्स। एज द नेम सजेस्ट, ज़ूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स रखे जाते हैं, या फिर हम उसको ज़ू भी बोलते हैं। ये एक लार्ज इनक्लोज्ड एरिया होता है जहाँ पे हम बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को रखते हैं, और उनकी कंडीशंस और उनके फूड हैबिट्स, हमें उनके बिहेवियर पता चलते हैं जब हम उनके साथ रहते हैं। उनको एक ह्यूमन केयर में रखते हैं तो हमें उनकी फूड हैबिट्स, उनके हैबिटेट के बारे में पता चलता है। जो रेयर स्पीशीज़ होते हैं उनको हम यहाँ सेफ, उनको प्रिजर्व भी करते हैं यहाँ पे। इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 200 ज़ूलॉजिकल पार्क्स हैं। द लार्जेस्ट ज़ू इन द वर्ल्ड इज़ रूगर इन साउथ अफ्रीका। National Zoological Park, Delhi is the finest zoo in Asia. Next is key. So key is used for the identification of plants based on similar or dissimilarities. की के एक स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं, एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर आर नोन एज कपलेट्स। ये रिप्रेजेंट करते हैं चॉइसेस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ओपिनियंस। दो टाइप्स के कीज़ होते हैं, एक होता है इंडेंटेड की और एक होता है ब्रैकेटेड की। इसके अलावा भी कुछ और टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जैसे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। फ्लोरा एक बुक होती है बेसिकली जिसमें इंफॉर्मेशन होता है रिगार्डिंग क्लाइमेट, सीजनल चेंजेस, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्शन of plants in a specific area. For example, Flora Indica, Flora of Delhi. मैनुअल एक हैंडी बुक होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होते हैं ऑकरेंस, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया. फॉर एग्जाम्पल, मैनुअल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. Monograph is a treatise of having all the information of a particular taxon like family or genus. Catalog, it is the list of all species that arranged methodically found often with some of the brief description. इसमें उतना description नहीं होता है एक particular species का. So here the chapter ends. Chapter तो समझ लिए. अब ये कुछ questions हैं जिन्हें आप try करना solve करने का. I hope अगर आपको chapter समझ में easily आ गया होगा तो आपके सारे questions बन जाएंगे. अगर नहीं बनते हैं तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, वापस से वीडियो देखो एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई थिंक एट लास्ट आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. दीज आर जस्ट फॉर कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है और कितना नहीं. थैंक्स. 1 2 3 4